नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुनिए उर्दू की एक प्रसिद्ध कहानी नथ उतराई। लेखिका हैं वाजिदा तबस्सुम जी। वाजिदा तबस्सुम उर्दू साहित्य की एक बेहद साहसी और निडर लेखिका थीं, जिन्हें उनके यथार्थवादी और सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने वाले लेखन के लिए जाना जाता है। उनकी कई बेहतरीन कहानियों का हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। नथ उतराई कहानी यौन शोषण और वेश्यावृत्ति की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रवृत्ति का एक मार्मिक चित्रण है। ये पितृसत्तात्मक समाज के पाखंड को भी उजागर करता है, जो महिलाओं को वस्तु की तरह देखता है और उनसे कुंवारी रहने की अपेक्षा भी करता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी नथ उतराई मेरी आवाज़ में। एक बार माँ के साथ पीटी बजाने किसी रईस की महफिल में गई। हारमोनियम बजाते बजाते दो एक बार किसी से आंखें मिला बैठी। मुलाकातें बढ़ती गईं। पता चला मोटर चलाने पर नौकर हैं। इतनी उतनी नहीं, पूरे 150 तनख्वाह पाते हैं। हुनर हाथ में हो तो इंसान कहीं भी हाथ पांव चला सकता है। आगरा क्या और बम्बई क्या। वैसे तो दुनिया जानती है कि सारे दुनिया भर के भगोड़ों को पनाह देने का बाकायदा ठेका बम्बई ने ले रखा है। फिर किले खां और जीनू क्या 2 आदमियों की जगह इतनी बड़ी बम्बई में नहीं निकल सकती थी। कुदरत भी बड़ी फैयाज है, कम से कम गरीबों को हुस्न बख्शने के मामले में। वरना हुस्न भी अगर बाज़ार में दुकान पर बिकने वाली शय होती तो एक कमबख्त अमीर तो पैसे वाले होने के साथ साथ हसीन भी बनकर बैठ जाते। मगर यह भी तो खुदा की बड़ाई का एक बीन सबूत है कि जिसे चाहे हुस्न की दौलत से नवाजे। थी तो एक मीरासन बच्ची, जिसकी सारी ज़िंदगी लोगों की शादियों की जूठन खाते, दुल्हन की उतरन पहनते और बेल और सदके के पैसे चुनते गुजरी। लेकिन कोई सूरत देखता तो देखता ही रह जाता। शाहजादियों जैसा तमकनत भरा हुस्न पाया था कमबख्त ने, और सौतेली माँ का जुल्म भी यहाँ सोने पर सुहागे का काम कर गया। आँखों में ऐसी मजलूमियत और सहमापन मुकाम कर गया कि जो भी देखता उसका जी चाहता कि ऐसी मासूम और मजलूम हस्ती को अपने कलेजे में भर ले। मर्दों की एक खासियत ये भी है कि वो हर दुखी लड़के को कलेजे से लगाकर उसका गम भुला देना चाहते हैं। आगरा से भागकर आई तो जीनू के दिल में 1000 वसवसे थे। अल्लाह जाने बम्बई और बम्बई वाले क्या सुलूक करें। लेकिन जान पहचान के किसी दूर दराज के दोस्त ने सहारा दिया तो उसे लगा कि दुनिया इतनी बुरी भी नहीं जितनी लोग बताते हैं। किले खां ने उसे बाकायदा अकद तो कभी नहीं किया, लेकिन था बड़ा अक्लमंद। 4 आने वाली स्याह बारीक मोतियों का पचलड़ा पहले ही उसके गले में बांध लाया था कि सुहागन समझी जाए, और बम्बई के चलन के मुताबिक मंगलसूत्र गले में पड़ा देखा तो किसी ने पूछने या सोचने की भी जहमत ना की कि असल मामला क्या है। हालांकि किले खां बेहद रौबदाब से समझाता आया था, शादी हमने न की है न करेंगे, मगर कोई भी पूछे महर कितना है तो कह देना 11,000 है। वैसे तो 11,000 छोड़ 11 लाख भी कह देती तो किले खां का कौन सा दीवाला पिट जाता। यूँ भी आजकल तो फैशन के तौर पर महर बांधते हैं, अदा कौन करता है। उसने सर हिलाकर मासूमियत से कह दिया, अच्छा। और कोई पूछे जहेज़ का सामान कहाँ है तो कह देना कि अभी नए नए आए हैं, कहाँ सामान बटोरते फिरते, इसलिए मैके ही में धरा है। कह दूंगी, वो बेहद फरमावरदारी से बोली। और अगर किसी ने जेवरात के बारे में पूछा तो? इस मामले में खुद किले खां भी परेशान था, क्योंकि जेवर तो ऐसी चीज़ है भाई कि औरत जिस्म पर लादे रहती है। नहीं 150 तोले तो 2-4 तोले ही सही। मैं बोल दूंगी, अभी माँ के पास ही धरा है। किले खां ने जिज़बिज़ होकर उसे टोका, माँ नहीं, पढ़े लिखों की तरह अम्मी जान कहो भाई। किले खां 6 क्लास पास थे और बड़े घर में ड्राइवर थे, इसलिए ज़बानदानी का ख्याल था। जीनू ने मुस्कुरा कर देखा। ये मुस्कुराहट बड़ी ही मानी खेज, बड़ी ही हौसला खेज, बड़ी ही खामोश कटारी जैसी थी, जैसे कहती हो, सब समझती हूँ, तुम 6 क्लास पढ़े हो, देखने दिखाने में भी अच्छे हो, इज़्ज़त का ख्याल रखते हो, नहीं चाहते कि कोई समझे ये कि बीवी बीवी नहीं भगोड़ी है। तुम्हें इज़्ज़त चाहिए ना,
ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत को अपने हाथ में रख रही हूँ। वो दूसरा ही दिन था। नहा धोकर जीनू जब गैलरी में आई तो पास पड़ोसन हैरत से उसे देखने लगी। किले खां भगा कर लाया था तो क्या हुआ, उसकी जवानी का मीठा मीठा रस पिया था तो क्या हुआ, उसके बदले में प्यार भी तो दिया था, और कपड़े लत्ते भी सलीके के। इस वक्त वो फूलदार जॉर्जेट की साड़ी पहने हुए थी, काजल भरी काली काली आंखें और लिपस्टिक से सजे सजे सुर्ख सुर्ख होंठ। पड़ोसनों की हिम्मत ना हुई कि उसे बहन या आपा के नाम से मुखातिब करें। एक ने डरते डरते पूछा, बेगम साहिबा, आप कहाँ से आई हैं? दिवाली के पटाखों में एक चीज़ होती है, अनार। उस कमबख्त को आग लगाकर छोड़ दो तो बस फिर ऊपर ही ऊपर चला जाता है, नीचे आता ही नहीं। बेगम साहिबा का पलीता ऐसा लगा कि जीनू ऊपर ही ऊपर चढ़ती गई। अब नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आगरा से, उसने तमकनत से जवाब दिया, जैसे पूरा आगरा उसकी तहवील में था। आप जितनी खूबसूरत हैं, आपका नाम भी इतना ही खूबसूरत होगा? किसी स्कूल की लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। बस यही एक लम्हा था जब वो पाताल में गिर सकती थी, लेकिन वो बर वक्त संभल गई। उसने नज़ाकत से पल्लू सिर के गिर्द लपेटा। एक बेगमाती शान उसके चेहरे से छलकने लगी। वो ज़रा मुस्कुरा कर बोली, जहान आरा बेगम। पिछली बार भागने से कुछ दिन पहले जिस घराने में माँ के साथ हारमोनियम बजाया था, वहाँ दुल्हन का नाम जहां आरा बेगम ही तो था, और उसे अच्छी तरह याद था। प्यार में उसकी सहेलियाँ जब उसे दूल्हे का नाम ले लेकर छेड़ रही थीं तो बजाय पूरा नाम लेने के जीनू जीनू कहती थीं। तो क्या वो जीनू से जहां आरा बेगम नहीं बन सकती? नाम बदल लेने में कौन से हाथी घोड़े और तुमतराक लगता है। ये ज़रूर है कि अब तक की ज़िंदगी बड़ी बदमज़गी, बेकैफ़ी और बेइज्जती में गुजरी थी। अब अपने घर में तो जो इज्जत थी सो थी, लेकिन शादी के घरों में डोमनियों और मीरासनों की क्या इज्जत होती है। घर वाले साथ बिठाना तो दूर रहा, खाना तक ज़मीन पर खिलाते। सबके बाद में दस्तरखान लगा दिया जाता है कि अब कुनबे के साथ लचड़ पचड़ खाते रहो। और फिर पैसे वालों का बर्ताव। कितनी बार ऐसा हुआ कि अंधेरे उजाले किसी न किसी ने मोटर के हॉर्न की तरह सेना पकड़कर दबा दिया। इसमें बूढ़ों और जवानों की भी कैद न थी, बस मौका मिलने का सवाल था। और वो राजों के इसरार से पर्दे उठाती हुई एक अजीबो गरीब रात। गर्मी के मारे जब वो शादी के घर के बाग वाले बरामदे में अकेली सोई पड़ी थी तो किसी ने अंधेरे में उसका इज़ारबंद खोल दिया था। और जब तक कि वो हालात की पेचीदगी का जायज़ा लेती या कुछ सोच ही पाती, सब कुछ बराबर हो चुका था और कड़कड़ाते कागज़ की एक छोटी सी तह उसकी हथेली में पड़ी फरियाद किए जा रही थी। उजाले में चलो और मुझे देखो, तुम्हें पता तो चले तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारा मोल क्या है। बड़ी मुश्किल से वो उठी थी, बाहर जाकर मलगज़े उजाले में नोट की तह खोली और बस देखती ही रह गई। वह 1 रुपये का नोट था। उसे हंसी आ गई। अगर वो जवां मर्द ये 1 रुपया भी ना देता तो मैं उसका क्या बिगाड़ लेती। लेकिन चलो अच्छा है, उसने रास्ता तो बता दिया कि यह भी एक दुकान है जो चलाई जा सकती है। गो ये दुकान अभी ज़्यादा दिनों नहीं चली थी कि उसके दिल पर मोहब्बत का वार चल गया और वो अपने पीछे एक सड़ी मारी दुनिया छोड़कर किले खान के साथ चली आई। और दरअसल उसे आगे चलते हुए पीछे छूट आने वाली दुनिया का रत्ती भर भी मलाल न था, ना ही डर। डर होता भी तो काहे का। दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किसी भी औरत को अपनी इज्जत लुटने का होता है। जब इज्जत ही नहीं रही तो फिर डर काहे का। जो दुकान आगरा में 4 लोग मिलकर चलाते थे, यहाँ अकेला किले खान चलाएगा। बात बिल्कुल एक ही थी। बहरहाल पैसे की ज़रूरत थी, जो पहले भी थी और अब भी थी। पहले भी वही तरीका था, अब भी वही तरीका है। और वैसे देखा जाए तो, उसने ठंडे दिल से सोचा, ये मौलवी की मौजूदगी में, वकीलों की गवाही में जो निकाह पढ़ाए जाते हैं और औरत को किसी एक मर्द की कैद में ज़िंदगी भर के लिए दे दिया जाता है, तो बिल्कुल वही सिलसिला है। औरत से रात को कुछ लेते रहो और दिन भर उसके मुआवजे में कपड़ा लत्ता खाना दाना देते रहो। एक लफ्ज़ बेगम साहिबा ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। उसका रख रखाव देखकर किसी को उससे ज़्यादा बातें बघाड़ने की हिम्मत न पड़ी। किले खान के दोस्त ने अपने दोस्त और भाभी की आमद की खुशी में मोहल्ले ही में एक पार्टी का इंतज़ाम कर डाला। एक घर में हारमोनियम भी था।
चाय पार्टी के बाद गाने बजाने की महफिल जमी और किसी ने यूं ही सरे रहा भाभी जहां आरा बेगम से गाने की फरमाइश कर डाली तो वो तमकनत से अपना पल्लू संभालती हारमोनियम पर जा बैठी। नाजुक उंगलियों से ऐसे सुर निकाले और ऐसा अच्छा गीत गाया कि महफिल दंग रह गई। और फिर तारीफ़ों और तौसीफ़ का ऐसा सिलसिला और शोर उठा कि किले खां की जो यकसा जहां आरा को घर चलने को कह रहा था आवाज़ ही दब कर रह गई। और फिर यूं हुआ कि हमेशा के लिए किले खां की आवाज़ ही दब कर रह गई, क्योंकि फिर यूं हुआ कि जहां आरा बेगम ने जोड़ तोड़ करके अपना एक हारमोनियम ख़रीद लिया और रात को गाने बजाने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले तो मोहल्ले वाले आते, खुश होकर दाद देते और अपनी खुशी का इजहार रुपए 2 रुपए देकर करते। फिर ज़रा बड़े पैमाने पर ये महफिलें जमने लगीं। जब औरत कमाने लगती है तो औरत के मुंह में ज़बान की जगह एक धारदार छुरी आ जाती है, और ये कमाई जब अपनी दुकान की हो तो छुरी दोधारी हो जाती है। और मर्द जब देखता है कि औरत की दुकान खूब चल निकली है, ग्राहकी बहुत बढ़ गई है, तो वो अपनी ज़बान बंद कर लेता है, क्योंकि बहरहाल 2 चीज़ें साथ नहीं चल सकती, या तो दुकान चले या ज़बान चले। पहल किले खां की ज़बान ज़्यादा चलने लगी तो उसे अपनी महफिलों की बदमज़गी जानकर जहां आरा ने उसे अफ़ीम देनी शुरू कर दी। फिर वो अफ़ीम का इस कदर आदी हो गया कि हर बात से बेफ़िक्र हो गया। बेफ़िक्री ने ज़बान बिल्कुल ही बंद कर दी और यूं जहां आरा बेगम की दुकान खूब चल उठी। वक्त ने हर तरह का सलीका और करीना सिखा दिया। सबसे पहले जहां आरा बेगम ने इस गंदे मोहल्ले को छोड़कर एक आला सोसाइटी में शानदार फ्लैट किराए पर लिया। नए फैशन के रंग ढंग से फ्लैट को आरास्ता किया, लेकिन एक कमरा अपने पुरानेपन की तहजीब की यादगार बनाकर रखा। बड़ा सा नर्म गदेला, उस पर शफ़ाक़ सी चांदनी बिछी हुई, बड़े बड़े गाँव तकिए, मुलायम गाल तकिए, बाजू तकिए, एक कोने पर चांदनी का बड़ा सा पानदान धरा हुआ, पान की वज़ह का नागरदान जिसमें सलीके से लगे हुए पान रखे हुए, कोने में उगालदान, एक कोने में कालीन पर तबले, हारमोनियम, ढोलकी और कुछ साज महज सजावट और रौबदाब के लिए। और फिर उसी कमरे में कालीन और गदीले को छोड़कर चिकना बड़ा सा फर्शी हिस्सा यूं ही छोड़ दिया गया था कि नाचने के काम आए। इसके साथ ही एक और कमरा लगा हुआ था जो हर चार तरफ से आईनों से घिरा हुआ था। यहाँ एक डबल बेड मसहरी नुमा लगा हुआ था। कारोबार बढ़ गया था ना, कई बार ऐसे मौके आ जाते कि किसी न किसी को यहीं फ्लैट ही में संभालना पड़ जाता। ये कमरा ऐसे ही मौक़ों के लिए बतौर ख़ास बनाया और सजाया गया था। अंदर और भी कई कमरे थे जिनमें नौकर नौकरानियाँ रहती। एक कमरे में किले खां नशा किए पड़े रहते, उनके कमरे पर हमेशा पर्दे झूलते रहते। औरत जब तक पर्दे में रहती है उसे कदम कदम पर मर्द के सहारे की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन जब वो पर्दे से बाहर आती है तो मर्द उसके लिए बेमुशर्रफ चीज़ बनकर रह जाता है। और किले खां तो उसके लिए बहुत ही जल्द से बेमुशर्रफ बनकर रह गए थे। भगौड़ी औरत के लिए दुनिया अपने दरवाज़े खोल देती है, मगर मर्द भगौड़ा होकर निखट्टू बन जाता है। ड्राइवरी मिल तो ज़रूर जाती अगर कोशिश करते, मगर जिस मर्द को गाड़ी की बजाय औरत चलाने की आदत पड़ जाए उसे फिर नौकरी करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रह जाती। पहल गाने बजाने के पैसे आए तो किले खां को बड़ा बुरा लगा था, लेकिन जब कोई और भी आमदनी घर की रौनक बढ़ाने लगी तो वो मारपीट पर उतर आया। लेकिन ये सिलसिला बहुत ही कम दिनों चला, क्योंकि एक दिन लड़ाई में जहां आरा ने ऐसी कमज़रफ़ी की बात की कि वो सुन्न होकर रह गया। उसके पर्स में 500 के नोट देखकर किले खां ने बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया तो वो बड़ी रऊनत के साथ बोली, तुम तो अपना हुनर आगरा ही में गिरवी रख कर आ गए थे, यहाँ आकर एक दिन भी नौकरी की? अगर मैं ही हालात को न संभालती तो पता चलता। वो चिल्लाया, हालात ऐसे संभाले जाते हैं कमीनी? वो तड़ाके के साथ बोली, रुपए में इज़ारबंद खुलवाने वाली अगर एक एक रात के 500 कमाने लगे तो क्या फिर भी तुझ जैसे ढीले नामर्दे को अपना शौहर मानेगी? कमीनी, गंदी, चुड़ैल, अपनी ज़बान से खुद अपने करतूत मुझे सुना रही है। वो हाथ बढ़ाकर लपका, लेकिन उसने अपना सोने के कंगनों से झमझमाता हाथ बढ़ाकर मर्द का हाथ मरोड़ कर नीचे गिरा दिया। आइंदा से मारने की हिम्मत भी ना करना किले खां,
तुमको पता नहीं तो सुना दूँ, मेरा नाम जहाँ आरा है। मैं दुनिया भर को आराम देने के लिए पैदा की गई हूँ, सिर्फ तुम अकेले को नहीं, समझे? और वैसे दुनिया वाले मुझे जहाँ आरा बेगम के नाम से जानते हैं। मेरा महर 11,000 रुपये है और मेरा सारा जहेज और जेवर अभी तक मैके में रखा हुआ है। किसी भी दिन यहाँ से गायब हो जाऊँ तो कोई ये नहीं पूछेगा कहाँ गई, सब समझेगा अपने मैके चली गई। लेकिन ढीले खां, मैं तुम्हें छोड़ गई तो तुम्हारा क्या होगा? नशा पानी कहाँ से करोगे? यहाँ आकर किले खां मजबूर महज होकर रह जाता था और इसीलिए उसने होठों पर कुफ्र डाल दिया था। और इसी खामोशी से खुश होकर जहाँ आरा ने किले खां को मुस्तकिल खान बहादुर का खिताब दे दिया था, जिसमें तारीफ़ और इज़्ज़त कम और ज़िल्लत ज़्यादा नुमायाँ थी। इन्हीं सालों में पता नहीं किस दिलवाले की देन थी, एक बेटी जहाँ आरा के पैदा हो गई थी, जिसे खान साहब खुश होकर अपनी बेटी कहकर पाल रहे थे। हालांकि हकीकत ये थी कि मुद्दतों से जहाँ आरा ने किले खां के साथ भाई बहन का सा रिश्ता बांध रखा था। लेकिन वो सोचती, बुरा भी क्या है, दुनिया में रहना है तो अपने लिए नहीं, बेटी के मुस्तकबिल के लिए एक नाम निहाद बाप का वजूद भी तो ज़रूरी है ही। क्या बुरा है अगर ये पापड़ ही आड़ बन जाए? वैसे ये बात अपनी जगह सही थी कि उसे भी नहीं मालूम था कि उसका असली बाप है कौन। लेकिन किले खां ने चमन आरा को वाकई बेटी की तरह चाहा। नशे की टूट होती तो उसे उर्दू से लेकर नमाज, रोज़ा, कुरान शरीफ तक समझाता पढ़ाता। ज़माने का रंग देखते हुए खुद जहाँ आरा ने ही उसे अंग्रेज़ी स्कूल में डालना चाहा, लेकिन हुआ ये था कि चंद सालों से उसने खुद को डेरेदार तवाइफ की हैसियत से मनवा लिया था। सारा ज़माना जानने लगा था कि आगरा के नामी गिरामी घराने की तहज़ीब याफ्ता मुगन्नियाँ गुलूकारा बम्बई में आबिराजी हैं। पता नहीं कितनी चवन्नी अठन्नी में रात बिताने वाली बम्बई आकर आगरा गरीब की शान बढ़ा रही हैं। बहरहाल जहाँ आरा ने तो खुद को इस हैसियत से मनवा छोड़ा था कि नवाबों के साहबजादे मेरे घर तहज़ीब और रख रखाव सीखने आया करते थे और यकीन न करने की कोई वजह भी ना थी। तो भाई अब ऐसी डेरेदार बेगम साहिबा की बिटिया को इंग्लिश तालीम जेबा नहीं देती, इसी मारे उन्होंने घर ही पर बिटिया को हर किस्म की तालीम दिलवानी शुरू की। इसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर नाच गाना बजाना सभी कुछ शामिल था। नाजो अंदाज सीखने और दिखाने की खातिर जहाँ आरा अपनी महफिलों में जानबूझकर बिटिया को भी बुलाकर बैठाती। हर चंद की चिड़िया के बच्चे को उड़ना और मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन अपनी तरफ से कसर क्यों छोड़ी जाए। एक तरफ मेकअप की तहें दबीज़ दर दबीज़ तर हो रही थीं और दूसरी तरफ आग बरसाती जवानी बाहर पर आ रही थी। और उस दिन जहां आरा बेगम ने ज़माने के आगे हथियार डाल दिए, जब उनके एक मिलने वाले साहबजादे कमर उल जमा साहब, जो कि उम्र में चमन आरा से तिगुने चौगने होंगे, तिरछी नज़रों से, हवस खेज नज़रों से उसे घूरते हुए बोले, बेगम साहब, इतनी तीखी नाक में सोने की हकीर नथनी कुछ जेब नहीं देती। जी हाँ, वो सीने में उभरते हुए उबाल को दबाने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली, मैंने एक नथ सर्राफे में देखी है, हिम्मत नहीं पड़ती। हैं तो छोटे छोटे 15 हीरे, लेकिन कमबख्त 1.25 लाख कीमत बता रहा था। आप भी कमाल करती हैं, 1.25 लाख भी कोई चीज़ है? उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वादा रहा कि ये सआदत बस हमें ही हासिल होगी। जहाँ आरा बेगम ने उनकी हथेली पे अपनी हथेली रख दी। यही वो हाथ था जो आज तक उनके अपने हाथ के लिए बेकरार रहता था। गो ताल्लुकात जिस्मानी हदूद तक कभी नहीं आ पाए, क्योंकि जहाँ आरा बेगम उम्र के उस दौर में थीं जबकि लाख बंधे कसे रहने के बावजूद भी जिस्म में ढलक आ जाती है और कपड़ों में से बेनियाज जिस्म यहाँ वहाँ से ओझड़ी की तरह लटका लटका नज़र आता है। और एक रंडी जब अपने जिस्म की इस बेवफाई से आगाह हो जाती है तो महज बातचीत, अदाओं और लगावट से ग्राहकों को रिझाना और टरखाना शुरू कर देती है। जहाँ आरा ने बचपन से गरीबी का मुंह देखा था, पैसे के लिए बेआबरू हुई थीं, रोटी के जूठे टुकड़ों के लिए शादी में बधाइयाँ गाई थीं और अंधेरे उजाले अपनी कोमल जवानी के कच्चे पक्के फल नुचवाए थे। वो खूब समझती थीं पैसा क्या होता है, पैसे की क्या कद्र होती है। जो सबक उन्होंने ज़िंदगी में सीखा था
अपनी बेटी को पढ़ाने में जरा भी शर्म उन्हें नहीं आई थी और ना आती थी। पैसा ही ईमान, पैसे के आगे हर चीज़ हेज थी। लेकिन उस वक्त एक अजीब सी कशमकश उन्हें मरोड़े डाल रही थी। एक शख्स जो मुद्दतों से सिर्फ उनके दीदार का प्यासा था, इन पर रुपए जेवर की बारिश करता रहा, अब अचानक कैसे बदल गया। लेकिन ठीक है, सब कुछ ठीक है। पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा मिलना चाहिए, हर तरीके से, हर रास्ते से। उन्होंने अपने उथल पुथल करते दिल को काबू में करके मुस्कुराते हुए कहा, यह सआदत यूँ समझिए आपको हासिल हो चुकी। शरीफों में ज़बान का ही ख्याल रखा जाता है, वरना और दुनिया में रखा क्या है। साहबजादा कमर उल जमा उठने लगे तो जहां आरा बेगम ने झिझकते हुए पूछा, बेगम साहिबा क्या ख्याल करेंगी। कमर उल जमा साहब जागीरदारों की उस कुल से थे जहां बीवी को ब्याह कर लाते हैं और फिर 2-1 रातों के बाद भूल जाते हैं कि महल में कोई जी नफस मौजूद भी है। भाई आखिर थान पर जानवर बंधते ही हैं, एक आध का इजाफा हो जाने से साहिब खाना की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। कहा लगा कर बोले, उसकी आप फिक्र ना कीजिए, हम अलग कोठी में भिजवा देंगे उन्हें। और मौजूदा कोठी? उन्होंने रुकते रुकते पूछा। आप कहेंगी तो मुंह दिखाई या नथ उतराई की खुशी में चमन आरा को दे देंगे। जहां आरा ने बेइख्तियार झुककर उनके हाथ चूम लिए। रात को तन्हाई में जहां आरा बेगम बेटी से बोली, बेटी मुझे तुम्हारा बुरा भला खूब समझना है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक बात सोची है। नए ज़माने की पढ़ी लिखी समझदार लड़की जिस माहौल में जी रही थी, उसमें कुछ ज़्यादा खोलकर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर माँ भी ऐसी थी जिसने जवान होते ही बेटी को तमाम ऊंच नीच से आगाह कर दिया था। मर्द कितना भी परचाए लुभाए, दूर ही दूर से घास डालो, अपने जाल में ऐसा फांसो कि तड़पे मगर निकलने ना पाए। कभी अपना आप उसे सौंपने की कोशिश मत करो। एक हिमाकत जिसका नाम मोहब्बत है, उसमें भूल कर मत पड़ो। हम जिस ज़िंदगी और पेशे में जी रहे हैं, उसमें सिर्फ जिस्म ही सब कुछ है। इसकी कद्र करो कि इसका भाव बढ़े। जिस्म को साबुन समझो जो घिस भी सकता है। वैसे इस साबुन को इस्तेमाल न करें तो सदा ज्यों का त्यों रह भी सकता है। लेकिन सारे वाज और नसीहतें उस दिन बेअसर होकर रह गए थे जिस दिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती से जहां आरा बेगम घर से बाहर गई हुई थीं। पहर का सुहाना वक्त था। चमन आरा चांदनी पर नहाकर बाल सुखा रही थी कि किसी आया ने आकर बताया कि कोई साहब मिलने आए हैं। अम्मी जान थी नहीं, मजबूरन उसी को आना पड़ा। बड़े हाल में आई तो दोनों ही अपनी जगह ठिठक कर रह गए। नीले रंग की शर्ट और नेवी ब्लू पतलून में उलझे बालों वाला एक बेफिक्रा सा लड़का लापरवाही से खड़ा हुआ था। आप? वो आगे कुछ बोल ही ना सकी। वो मुस्कुराया, जी मैं, लेकिन अम्मी जान बाहर गई हुई हैं। अजी अम्मी जान को मारिए गोली। एकदम वो ठिठका, माफ़ कीजिए, मेरा मतलब ये नहीं था कि सचमुच आप अपनी अम्मी जान को गोली मार दें। कुछ आदत सी हो गई है गोली चलाने की। वो सादगी से हंस पड़ा, महज आदतन, वैसे मुझे काम तो आप ही से था। मुझसे? वो बेहद हैरत से अपने सीने पर उंगली टिकाकर बोली, मैं तो आपसे कभी मिली तक नहीं। ठीक है नहीं मिली, लेकिन वो रुका। देखिए वो हमारा बावर्ची है ना, अपने किचन में बैठकर ज़ाफ़रान पीसता है तो पूरे मोहल्ले में खुशबू उड़ जाती है। वो ज़रा शरीर सी हंसी हंसा। चीज़ अच्छी हो ना तो आप ही आप शोहरत हो जाती है, किसी तारुफ वज़ारुफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप गाना गाती हैं ना? अब तक उसके हवास ज़रा बजा हो चुके थे। मुस्कुराते हुए बोली, आपको गलत इत्तला मिली है। गाना गाना तो दूर की बात है, मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि गाना किसे कहते हैं। आप चमन आरा नहीं हैं? उसके करीब आकर बोला, हूँ तो सही। तो मैं आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ कि इस वक्त शहर में सबसे बेहतरीन गज़ल गाने वाली हस्ती आप हैं और मैं। वो अचानक घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम चंद लड़के एक बहुत ही अच्छे मकसद के लिए एक महफिल मुनक्किद कर रहे हैं ताकि कुछ रुपया जोड़ सकें। अगर आप इसमें 2-3 गज़लें गा सकें तो शायद मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर न भूल सकूँगा। चमन आरा ना हाँ कह सकी ना कह सकी। वो यूं ही तस्वीर हैरत बनी खड़ी रही और वो घुटने टेके उसे हाथ जोड़े देखा किया।
अचानक चमन आरा ने महसूस किया कि अम्मी जान की सारी तालीमात धरी की धरी रह गई है और वो ऐसे जाल में कभी न निकलने के लिए फंस चुकी है जिसे शायद लोग मोहब्बत कहते हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी देर बाद, शायद हजारों साल की खामोशी के बाद, वो लड़का बोला था। जी, वो हड़बड़ा कर बोली। इस वक्त अम्मी जान घर पर नहीं हैं और मैं बगैर उनकी इजाज़त के कोई काम नहीं करती। आप मेहरबानी फरमाकर फिर कभी तशरीफ़ लाइए। और जैसे अपने आप को बचाने की खातिर उसने फिर पलट कर उसको देखा तक नहीं और अपने कमरे में भाग आई। और अब अम्मी जान कह रही हैं कि बेटी, मुझे तुम्हारा बुरा भला खूब समझना है, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक बात सोची है। क्या बात हो सकती है? सिर्फ एक ही बात? एक ही बात पूछने की ज़रूरत भी क्या है? लेकिन मैं तो आगे ही बिक चुकी हूँ। उसने ज़रा शर्मा कर सोचा। अम्मी जान तो यही कहेंगी ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देख लिया है, और वो शर्म से और भी झुक गई। लेकिन अम्मी जान, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेवकूफ़ लड़की, शादी की तुझे क्या सूझी? और हमारे ख़ानदानों में कहीं शादियाँ हुआ करती हैं? मैं तो तुझे सुना रही थी कि हमारे ख़ानदान। अम्मी जान, मुझे मालूम है। हमारे ख़ानदान की सारी तारीफ़ अब्बा जान ने मुझे सब बता दिया है, वो तंज से बोली। ऐ है अब्बा जान की सगी, और वो हरामज़ादा नक्कटा कहाँ से तेरा बाप बनकर आ गया? सुन ले हरामज़ादी, मैं जो कुछ कहूँ सुन और अमल कर, वरना तेरी खाल और मेरी जूती। और ये शादी ब्याह के चौंसले छोड़, यहाँ तो रोज़ दुकान लगती है और रोज़ पैसा मिलता है। ब्याहता बनकर कभी तुझे क्या मिलने वाला है? वही पाबंदी और मजबूरी की ज़िंदगी ना। लेकिन अम्मी जान, वो हिम्मत बांध कर बोली, आप ही ने तो मुझे तालीम दिलवाई और सोचने समझने का हौसला दिया है। मैं गुनाह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसके तेवर किसी से दबने वाले नज़र ना आते थे, तो चापलूसी से बोली, ए है बेटी, गुनाह को मैं कब कह रही हूँ? सवाब कमाने को भी मैं कब मना कर रही हूँ? अब देख, रोज़े तो तू रखती ही है, अपने मज़हब पर चलती भी है, क्या मैं मना करती हूँ? अपने सामने की औलाद जवान हो जाए तो उसके सामने भी थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है। अम्मी जान, रोज़ों और ईद के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, वो तनकर बोली। आप जिस रास्ते पर मुझे चलाना चाह रही हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसे मेरा जी नहीं करना चाहे। तो सुने जिद्दी लड़की, शरीफ ज़ादियों और ऊंचे ख़ानदान के तवाइफ़ों की तरह मैंने जागीरदार साहब से तेरी नथ उतारने की बात पक्की कर ली है। रोज़ रोज़ ऐसे लोग नहीं जुड़ते, और फिर ये थोड़ी है कि नथ उतराई के बाद तो उनकी मनकूहा बीवी हो जाएगी। वो तो नए रास्ते पर चलने की एक शुरुआत होगी बस। और जिस पर तेरा दिल आया है, ऐसों को मैं खूब पहचानती हूँ। रंडी के लिए आंखें तो सभी बिछाते हैं, लेकिन अपने घर के दरवाजे की कुंडी कोई नहीं खोलता। तो फिर ज़िंदगी भर झक मारती रहे, मुझे परवाह नहीं। लेकिन मुझे भी अपना बुढ़ापा देखना है। मेरे दिन तो गए, तेरे ही सहारे तो अब ज़िंदगी का जुआ खेलना है। तू भी पतिव्रता बनकर बैठ गई तो मैं क्या बुढ़ापे में फाके करूँगी? आज से 2-3 दिन बाद ईद है। ईद पर जागीरदार साहब आने को कह गए हैं। उसी दिन तारीख पक्की हो जाएगी। अभी तक तूने मेरी मोहब्बत ही मोहब्बत देखी है, नफ़रत और गुस्सा नहीं देखा। देखना है तो इस मरघले को देख ले। इस चेतावनी पर भी ना मानी तू तो अपना अंजाम सोच सकती है। मैं जेल में खुशी खुशी चक्की पीस लूँगी, लेकिन छिनाल तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैसी पुरसुकून ज़िंदगी गुजर रही थी। न वो नीली शर्ट वाला आता, न नामुराद ज़िंदगी तेरा ये हश्र होता। इसके बाद एक बार वो आया भी तो ऐसे मौके पर जब अम्मी जान मौजूद थीं। शुक्र है उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे जाहिर होता कि वो पहले भी आ चुका है। बस किसी जगह गाने की फरमाइश अम्मी जान के सामने की और उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि बेटा, हम लोग रमज़ान शरीफ में गाते बजाते नहीं हैं। मायूसी से चला गया, मगर कह गया था फिर कभी आऊँगा। और जाहिर है वो अम्मी जान के लिए तो आने से रहा। जाते वक्त कैसी भोली और मासूम निगाहों से देख रहा था। मोहब्बत की वो मंजिलें जो लोग बरसों में नहीं पार कर सकते, हमने महज 2 मुलाकातों में लांघ लीं। मैं तुम्हारी नहीं हो सकूंगी, शायद कभी नहीं, मगर काश किस्मत तुमसे ये कहने का मौका ही अता कर सके कि मैंने अब तक सिवाय तुम्हारे किसी और को नहीं चाहा, और न शायद चाह ही सकूंगी। और शायद किस्मत उस पर मेहरबान थी, और ये सब कुछ ऐन ईद ही के दिन तो हुआ। ईद सही मानों में उसके लिए ईद साबित हुई। ईद के दिन तो घर आने वालों से, ईद मिलने वालों से भरा रहता। बड़ा हॉल
कमरे में सभी आकर बैठते रहे। कह कहों और बातों की आवाज़ से चमन आरा के कान पकते रहे। वो अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी कि एक खादिम झिझकते हुए आया और बोला, छोटी बेगम साहब, आपसे कोई मिलने आए हैं। फ्लैट के 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पे कोई बड़ी बेगम साहब पहरा तो देती नहीं रहती थी। एकदम चमन आरा के दिल में उम्मीदों का चांद सा रोशन हो गया। वही तो नहीं? उसने घबराहट और खुशी के जज्बात को छिपा कर कहा। कौन है? वो अपना नाम अनवर बताते हैं। नाम तो उस दिन और दूसरे दिन भी उसने पूछा ही नहीं था। वही होगा, वरना मुझसे मिलने तो ख़ास तौर पर कोई आता नहीं। वो इधर उधर देख कर ज़रा धीरे से बोली, देखो पिछले दरवाजे से ले आओ। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और वही खड़ा हुआ था। जाने कहाँ से इतनी बेबाकी चमन आरा में आ गई। मुस्कुरा कर बोली, कल अब्र था, मैंने ईद का चांद देखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन देख ना पाई थी। उसने अंदर होकर दरवाज़ा बंद किया, चटखनी चढ़ाई और बेताबी से तकरीबन दौड़ता हुआ आया और चमन आरा से यूँ लिपट गया जैसे बरसों के बिछड़े महबूब मिलते हैं। वो दोनों मुद्दतों यूं ही लिपटे खड़े रहे। बड़ी मुश्किल से वो खुद को अलग कर पाया। चमन, मैं शायद तुम्हारे बगैर ज़िंदा न रह पाऊँगा। मैं मर जाऊँगा चमन, मैं मर जाऊँगा। मगर शायद मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊँगी अनवर। मेरा सौदा हो चुका है। सौदा? वो पीछे हटा। सौदा? लड़कियों का कहीं सौदा हुआ करता है? लड़कियां तो ब्याही जाती हैं, बेची नहीं जाती। पागल, वो हंसी। तुम इस कोठे पर 3 बार आ चुके हो। यहाँ तुमने गदीलों पर बिछी चांदियाँ नहीं देखी? चांदी के पानदान, नागरदान और उगालदान नहीं देखे? कालीनों पर सजे हुए साज नहीं देखे? और कुछ देखा हो या ना देखा हो, मगर कार्निस पर रखी घुंघरुओं की जोड़ियाँ तो जरूर देखी होंगी। अब बताओ, फिर भी कुछ समझे या नहीं? सौदे ऐसी ही जगह पर तय होते हैं। तुम भोले हो, बहुत भोले। अनवर धीरे से मसहरी की पायती से टिक गया, दोनों हाथों से सर थामे हुए। चमन आरा उसके पास आ बैठी। तुमने गलत जगह दिल लगाया है। मेरा बाप करोड़पति है। वो शिद्दते जज्बात से विफर गया। वो मुझे चाहता भी बेहद है। तुम्हारी माँ पैसा चाहती है तो मैं तुम्हें खरीदने को भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें दुनिया दिखावे को खरीद लूँगा, मगर फिर शादी करके बाकायदा दुल्हन बनाकर अपनी बीवी बनाकर घर बसाऊँगा। लेकिन तुम खुदा के लिए हाँ कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती अनवर। मैं उतनी ही बेबस हूँ जितनी दुनिया की कोई एक मजलूम लड़की अपनी जालिम माँ के हाथों हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन एक तोहफ़ा तुम्हें ज़रूर दे सकती हूँ। और उसने दीवानगी के जज्बात के साथ अपने अनछुए और कुंवारे होंठ अनवर के कांपते हुए गरम गरम होठों से चिपका दिए। एकदम अनवर पर पागलपन सा छा गया। उसने तसल्ली की खातिर एक बार बंद चटकने की तरफ देखा और फिर बंद एक आवाज़ जवानी के हाथों बेबस होता चला गया। कुछ देर बाद किसी काम से जहाँ आरा बेगम को बेटी की याद आई तो वो लपकी हुई उसके कमरे को चली। मसहरी से लगी आराम कुर्सी पर नादिम नादिम सा अनवर बैठा हुआ था और पट्टी से लगी चमन आरा अपनी खुशियों के बोझ से निढाल झुकी झुकाई। उनकी तजर्बाकार आँखों ने एक लम्हे में सब कुछ पढ़ लिया। सबूत के तौर पर वो कुछ और देखना चाहती थी, सो पुकारा, चमन उधर आना जरा। चमन आरा उठी, चली तो यूं डगमगाती हुई जैसे अब गिरी कि तब गिरी। ये चाल उसी वक्त बिगड़ती है जब हथेली पर मुड़ा तुड़ा नोट कड़कड़ाता है। उन्होंने उसकी मुट्ठी खोलकर देखी, खाली थी। मुट्ठी खाली थी और हरामजादी भरी बैठी थी। उन्होंने बहुत ही भलमनसाहत का मुजाहिरा किया, यानी हाथ पकड़कर अनवर को उठाकर खड़ा किया और आसान से बोली, खाली बंदूक दागने वाले को तो मैं ज़िंदगी भर से देखती आ रही हूँ। जेब में माल पानी हो तभी पतलून ढीली करनी चाहिए, समझे? अब निकल जाओ यहाँ से। चमन बेदे मजनू की तरह थर-थर काँपे जा रही थी। दामाद से निपट कर वो बेटी की तरफ मुखातिब हुई, कुतिया, आज पता चला छिनाल की औलाद छिनाल ही होती है। तू कौन सी सहरे तोरों की ब्याही पैदावार थी कि सहरों तोरों का इंतज़ार करती? अब जो मैं कहूँ उस पर अमल करती जा, वरना तेरी बोटियाँ नोच नोच कर चीलों कौवों को खिला दूँगी। सुन, उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊंची करती हुई बोली, जागीरदार साहब आज भी पिए हुए हैं, भरपूर नशे में हैं। मैं उन्हें यहाँ भिजवाती हूँ। आदमी पिया हुआ हो और बंद कमरे में जवान लड़की साथ हो तो फिर वो कोई वजीफ़ा नहीं करता। वही करता है जो मर्द औरत हमेशा करते आए हैं। तो उन्हें सब कुछ कर गुजरने देना, आगे मैं निपट लूँगी।
मेहंदी लगे हाथों में नाजुक अंगूठियाँ, जवानी के खुमार से तपता चेहरा और चेहरे को ढांपने के लिए मेहंदी लगे हाथ। मेहंदी जिसकी खुशबू खुद ईमान मुतज़लज़ल कर देती है, और उनका पास जाना और मारे नफ़रत के उसका दौर दूर हटना, जिसे ये अदाए दिलबरी समझे। और फिर वही गुनाह जो अज़ल से अब तक होता रहा है, होता रहेगा। रात के अंधेरे से सुबह के उजाले तक, और सुबह के उजाले से रात की सियाहियों तक, हज़ारों बार दोहराया हुआ, मगर हर बार नया, मगर उतना ही पुराना। दरवाज़ा खुलने पर साहबजादा कमर उल जमा साहब जागीरदार ने तवक्को के बरखिलाफ़ मंजर देखा। देखते क्या हैं कि जहाँ आरा बेगम रुमाल से मुंह ढांपे रो रही हैं। बात क्या है आखिर? वो सरासीमा से होकर बोले। बात क्या होती हुजूर, मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई। पहली बोहनी आपके हाथों होनी थी 1.25 लाख में, और अब आपने आज यूं ही। वो पुरसुकून होकर हंसे। ओफो, बस इतनी सी बात? भाई धूम धड़ाके से तो नथ उतरेगी ही। यकीन ना हो तो इस वक्त ये सारी अंगूठियाँ रख लीजिए। और उन्होंने अपनी मोटी मोटी उंगलियों में से खींच खींच कर सच्चे हीरों वाली कीमती अंगूठियाँ उनके कदमों में ढेर करनी शुरू कर दी। नहीं नहीं करके भी लाख से कम क्या रही होंगी ये अंगूठियाँ। अब नथ उतराई ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जहाँ आरा ने खुश होकर दिल में सोचा। 1.5 माह साफ निकल गया, और दिनों बातें साथ ही हुईं। उस दिन सुबह पहली बार मुंह धोते में चमन आरा को उपकाइयाँ आकर कह हुई, और उसी दिन शाम को जागीरदार साहब अपनी लंबी सी गाड़ी में बैठ कर आए और सुना गए कि भाई कारोबारी मसरूफियत में बात पीछे पड़ गई थी। अगले हफ्ते नथ उतराई की तकरीब होगी, और उन्होंने पेशगी 1.25 लाख जहां आरा के कदमों में डाल दिए, और साथ ये भी सुना दिया, ये तो समझिए चमन का सदका है। हीरों की नथनी तो हम खुद पहनाएंगे, वो सोने की नथनी भले ही हम उतार दें, नाक सूनी कैसे रखेंगे। जिस नाक में हीरे की नथनी या लौंग ना हो, उस नाक के नखरे ही क्या। मुकर्रर तारीख पर एक ऐसी यादगार तकरीब जुड़ी कि देखने वालों की आंखें खीरा हो गईं। क्या किसी की बारात इतनी शानदार होगी। जागीरदार साहब कई मोटरों की बारात लेकर आए। चमन आरा को अपनी लंबी सी गाड़ी में अपने साथ ही बिठाया। जहां आरा बेगम को भी इस खास तकरीब के लिए अपने साथ मदऊ किया, और पूरे कर और फर्र के साथ अपनी जगमगाती कोठी पर पहुंच गए। जहां आरा बेगम को खुशी यूँ थी कि जवानी का अवलीन तरोताज़ा और मीठा मीठा रस जो वो हरामज़ादा पहले ही पी गया था, जागीरदार साहब पर एक राज ही रहा, और वो ये समझते रहे कि इस कुंवारे खेत में पहली पहल काश्त मैंने की। और दूसरी इससे भी ज़्यादा अहम खुशी ये थी कि बिटिया रानी हमल से भी थी। मगर अब ये किसको पता कि एक ही घंटे के वक्फे से जो 2-2 हल चलाए गए हैं, तो सहरा किसके सर बंधेगा और किसका बीज है। अच्छा हुआ जागीरदार साहब के सर ही बला जाएगी। वैसे तो हाथ की बात है, जी चाहे रखूँगी, जी चाहे ठंडा गर्म पिलाकर पेट साफ करा दूँगी। सुबह का इंतज़ार अम्मी जान को असल में यूँ था कि देखें बिटिया रानी को जागीरदार साहब क्या तोहफ़ा देते हैं। शानदार कोठी के शानदार तरीन बेडरूम से मुलहिक गार्डन में सुबह सवेरे जब अम्मा जान बेटी से बात करने पहुँची, तो ये देखकर उनका जी चल गया कि बेटी तो गहने पोतों से लदी हुई है, मगर सामने वही नामुराद खड़ा दांतों में ब्रश कर रहा है। तुम यहाँ कैसे? वो ज़रा तेज़ी से बोली। अब चमन आरा ने भी घूंघट हटाकर उसे देखा और चकरा गई। बिल्कुल ही चकरा गई। वो तो अनवर था, सूफ़ी सद अनवर। मियाँ, मैं पूछती हूँ तुम यहाँ कैसे आए? वो हंसा। मैं अपने घर में हूँ भाई, अपने बाप के घर में। अपने घर में होना गुनाह है क्या? कॉलेज के टूर पे गया हुआ था, रात ही में तो वापस आया हूँ। और उसी लम्हे उसकी नज़र चमन पर पड़ी। वो चकरा उठा। सौदा सौदा सौदा। चमन ने उसे देखा और पागलों के से अंदाज से चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगी। अम्मी जान, ज़रा एक रिश्ता मुझे समझा दीजिए। ये बच्चा जो मेरे पेट में है मेरा बेटा भी हो सकता है, और शायद मेरा पोता भी, है ना अम्मी जान? हो सकता है और भी कई रिश्तों से निकल आएँ तो मैं अम्मी जान, मैं खुद अपनी बहू भी तो हुई और अपनी सास भी। क्योंकि अम्मी जान, आपकी इनायत की वजह से बाप बेटे एक ही थाली में खा कर गए हैं। अम्मी जान, ज़रा रिश्ता तो समझ लीजिए, फिर मुझे समझा। और एकदम वो चीखते चीखते बेहोश हो गई। हड़बोंग सुनकर जागीरदार साहब बाहर निकल आए। अरे भाई, क्या हो रहा है? वो चिल्लाए। माँ के हाथों में बेटी को यूं देखा तो हैरान होकर बोले,
इसे क्या हुआ? अरे मैं पूछता हूँ, चमन को क्या हुआ? जहाँ आरा बेगम ने बड़ी अदा से सर उठाकर जवाब दिया, ए हुजूर, मुझसे क्या पूछते हैं? ऐसी भी क्या जवानी कि फूल सी बच्ची को रात भर में झूला झूला बना दिया, और ऊपर से ये सवाल कि क्या हुआ? अपनी लंगड़ी जवानी के सर ऐसा शानदार सेहरा बनता देख वो खिलखिला उठे और मुस्कुरा मुस्कुरा कर 100 के मुट्ठी भर भर नोट अपनी जेबों से निकाल कर जहाँ आरा के सामने ढेर करते गए। अभी आप सुन रहे थे वाजिदा तबस्सुम जी की लिखी हुई कहानी नथ उतराई। वेश्याओं की त्रासद ज़िंदगी पर लिखी हुई ये कहानी उम्मीद है आपको भी द्रवित कर गई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।